Good morning. In today's session, we will see scaffolding and formwork. In previous lecture, we have already seen what is stone masonry, what is brick masonry, main two topics of third unit. So let's start with the scaffolding. Now, what is scaffolding? It is temporary structure given to the building when the height of wall or other structural member is more than 1.5 meter. मतलब जैसे अभी प्लास्टर करना है पूरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद प्लास्टर करना है या फिर समझो पेंट करना है, तो पेंट या प्लास्टर करने के लिए 1.5 मीटर से अगर ज़्यादा हाइट के ऊपर आपको प्लास्टर या पेंट करना है तो उसके ऊपर आप कैसे करेंगे? तो वहाँ पे आपको टेम्पररी स्ट्रक्चर लगा के, पूरा टेम्पररी स्ट्रक्चर लकड़ी का या स्टील का पूरा स्ट्रक्चर लगा के आपको क्या करना पड़ेगा? पेंट या प्लास्टर वगैरह करना पड़ेगा। तो टेम्पररी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग। इट इज़ टेम्पररी स्ट्रक्चर गिवन टू द बिल्डिंग व्हेन द हाइट of wall or other structural member is more than 1.5 meter. This temporary structure, which is called as scaffolding, is used to support the platform on which the workman can sit and do the construction work like plastering, masonry, pointing, painting and so on. जैसे मैंने अभी बताया, scaffolding is constructed very close to the wall in the form of frame made either in timber or steel. मैंने जैसे अभी बताया कि पूरा एक फ्रेम जैसे बना के कंस्ट्रक्ट करके, मतलब स्कैफोल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, पूरा फ्रेमवर्क में बना के, वो चाहे टिम्बर का रहा या स्टील का रहा, पूरा फ्रेम में बना के क्या करना है? पूरा कंस्ट्रक्ट करना है और उसके ऊपर वर्कमैन खड़ा रह के क्या कर सकता है? प्लास्टरिंग कर सकता है। ओके, स्कैफोल्डिंग इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द रिपेयर्स और डिमोलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग. Scaffolding should be strong, stable, and spacious such that workmen can perform their work comfortably. Now, necessity of scaffolding. What are the necessities of scaffolding? To provide a working platform so that the worker can stand on the platform to do the work easily and safely. क्यों हम लगा रहे स्कैफोल्डिंग? क्या नेसेसिटी क्या है उसकी? क्योंकि वर्कमैन जो है वो इजीली प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह के उसका वर्क कर सकता है. सेकेंड नेसेसिटी, टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्लेसिंग मटीरियल एंड इक्विपमेंट नीडेड by the workers to carry out their job. Next one, to reach the construction point as it progresses. And last one is, it is also needed for the repairs or even demolition of buildings. So these are the necessities of scaffolding. Now, component parts of scaffolding. First is ledgers. See the diagram of scaffolding. ऐसा रहता है पूरा scaffolding. ठीक है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स पार्ट्स रहते हैं. लेजर्स, ब्रेसिस, स्टैंडर्ड्स, बोर्डिंग, पुटलॉक, ट्रांसफॉर्म्स, गार्ड रेल एंड लेसिगल. So these are all the components parts of scaffolding. We'll start components parts of scaffoldings. First is ledgers. The horizontal members which go parallel to the wall are called as ledgers. Now see in diagram. Where is ledgers? The horizontal member बराबर है पूरा हॉरिजॉन्टल मेंबर, जो हॉरिजॉन्टल बाम्बू आपको दिख रहा है डायग्राम में. हॉरिजॉन्टल मेंबर्स विच गो पैरेलल टू द वॉल are called as ledgers. Next one is standards. The vertical members of the framework fixed firmly into the ground or drums are called as standards. फिर से मैं बोल रही हूँ, the vertical members of the framework fixed firmly into the ground or drums are called as standards.
स्टैंडर्ड्स डायग्राम में शायद ऊपर से कट हो गया है, ऊपर डायग्राम में दिखाया है यहाँ पे। ऊपर पूरे वहाँ पे आपको डायग्राम में कट हो गया है स्टैंडर्ड्स, लेकिन डायग्राम में ऊपर की तरफ मतलब जो पूरे वर्टिकल्स बाम्बू आपको दिख रहे हैं, ओके, वर्टिकल मेंबर्स ऑफ द फ्रेमवर्क फिक्स्ड फर्मली इनटू द ग्राउंड और ड्रम्स आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेसेस। ब्रेसेस आर डायगोनल मेंबर्स फिक्स्ड ऑन स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर फिक्स किए हैं, देखो डायगोनल मेंबर्स जिसको बोलेंगे ब्रेसेस, डायग्राम में ऑलरेडी दिखाया है, एरो किया है। नाउ नेक्स्ट वन इज बोर्डिंग। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म फिक्स्ड ऑन पुटलॉग। It is a horizontal platform fixed on putlogs. Workmen do the construction work on boarding very easily. देखो बोर्डिंग के ऊपर भी एरो दिखाया है, ठीक है, जहाँ पे पुटलॉग्स के ऊपर पूरा एक पटिया रहता है जिसके ऊपर वर्कमैन कंस्ट्रक्शन वर्क इजीली कर सकता है, उसको बोलेंगे बोर्डिंग। नाउ व्हाट इज पुटलॉग? Putlogs is Putlogs is the members which are fixed into the wall at right angles with one end supported on ledgers and other end into the wall are called as putlog. Now see in diagram where is putlog? You can see easily in diagram where is putlog. Okay, the members which are fixed into the wall at right angles with one end supported on ledgers and other end into the wall are called as putlogs. Next one is transoms. It is a special case. Sometimes putlogs with their both ends are fixed on ledgers. Such putlogs are called as transoms. नॉट नेसेसरी कि हर एक स्कैफोल्डिंग में ट्रांसफॉर्म्स रहता ही है, बराबर है, वो स्पेशल केस में पुट किया जाता है। समटाइम्स पुटलॉग्स विद देयर बोथ एंड आर फिक्स्ड ऑन लेजर्स, सच पुटलॉग्स आर कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्स। नेक्स्ट वन इज गार्ड रेल। द मेंबर प्रोवाइडेड लाइक लेजर्स at the working level are called as guard rail. It is satisfied rail, गार्ड रेल। ओके, ये स्कैफोल्डिंग में गार्ड रेल नहीं दिखाया है, ओके। नेक्स्ट वन इज लेसिंगल। The different members of scaffolding are the different members of scaffoldings are tied firmly by means of rope, threads or nut bolts called as lacing. Lacing का मतलब क्या है? जिससे different members of scaffolding are tied firmly by means of rope, जिससे पूरा फ्रेमवर्क बांध के लेते हैं, बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेसिंग। चाहे वो रोप से बांधते हैं, चाहे थ्रेड से बांधते हैं, चाहे नट बोल्ट से बांध के लेते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ scaffoldings. Now first type of scaffolding is bricklayer scaffolding और single scaffolding। ये जो टाइप है उसको क्या बोलेंगे? bricklayer scaffolding और single scaffolding। okay, this type of scaffolding includes a single framework of ledgers, standards and putlogs. In this case, standards are
Standards are placed at 2 to 2.5 meter interval. This scaffolding is commonly employed for bricklaying. जनरली आपने ये टाइप का स्कैफोल्डिंग देखा भी होगा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पे चालू है, तो वहाँ पे ये आपने स्कैफोल्डिंग्स इजीली देखा होगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग और सिंगल स्कैफोल्डिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज मैसन्स स्कैफोल्डिंग और डबल स्कैफोल्डिंग. देखो ये है मैसन्स स्कैफोल्डिंग और डबल स्कैफोल्डिंग. दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग इज कॉमनली प्रोवाइडेड in case of stone masonry because it is very difficult to make holes into the wall for giving the grip to putlocks. कहाँ पे ये इजीली प्रोवाइड किया जाता है, कॉमनली प्रोवाइड किया जाता है? जहाँ पर स्टोन मैसनरी है, बिकॉज स्टोन मैसनरी में डायरेक्टली होल्स करना वॉल में तो वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, तो ग्रिप देने के लिए, मतलब पुटलॉक को ग्रिप देने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है? मैसन स्कैफोल्डिंग और डबल स्कैफोल्डिंग. इन सच स्कैफोल्डिंग इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क इज डन with standards and ledgers, and putlocks are firmly tied to ledgers. For better stability, framework is supported by rackers. It is also called as independent scaffolding. You can see in diagram, right? वॉल में क्या किया है, ये देखो पूरा सेक्शन दिखाया है वॉल का, ग्राउंड फ्लोर और वॉल, देन फर्स्ट फ्लोर. ठीक है, उसमें डायरेक्टली क्या पुट किया गया है? स्टैंडर्ड्स पुट किया गया है. स्टैंडर्ड्स को डायरेक्टली ग्राउंड में डाला है, लेकिन स्टैंडर्ड्स को किसका सपोर्ट दिया है? यहाँ पे रैकर्स का. देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है रैकर्स के थ्रू सपोर्ट दिया गया है स्टैंडर्ड्स को, राइट. उसके बाद फिर स्टैंडर्ड के ऊपर लेजर्स भी टाइट किए गए हैं. लेजर्स के ऊपर क्या रख दिया है? प्लेटफॉर्म रख के फिर इजीली प्लास्टरिंग और पेंटिंग कर सकते हैं. तो डायरेक्टली वॉल में होल करके पूरा फ्रेमवर्क नहीं बनाया जाता, क्योंकि स्टोन मैसनरी में डायरेक्टली वॉल में होल्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो वहाँ पे आपको मैसन स्कैफोल्डिंग का यूज़ करना पड़ता है. ओके, so next type is needle scaffolding or cantilever scaffolding. This is the needle scaffolding, or you can also call cantilever scaffolding. Okay, this type of scaffolding is used if ground is weak to support the standards. जहाँ पे ग्राउंड वीक है, ग्राउंड की जो सॉइल है वो पूरा लोड गेन नहीं कर सकती है. ठीक है, ग्राउंड इज वीक टू सपोर्ट द स्टैंडर्ड्स, और कंस्ट्रक्शन इज डन इन बिजी स्ट्रीट और रोड. बराबर है. और नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अपर पार्ट ऑफ द वॉल इज टू बी डन. इन सच केसेस नीडल्स आर सपोर्टेड बाय स्ट्रट which is commonly fixed at opening, and the standard are supported on needles which are fixed into holes of wall firmly. Sometimes a prop is given between the two floors to achieve the better stability. You can see as in diagram. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है? ग्राउंड में पूरा स्ट्रट लगाया है, राइट. स्ट्रट डाला है. ओपनिंग पहले पूरा स्ट्रट डाल के उसके ऊपर नीडल्स प्रोवाइड किए गए हैं. नीडल्स प्रोवाइड करने के बाद स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है. स्टैंडर्ड के ऊपर पुटलॉक डाले गए हैं, एंड उसके ऊपर प्लेटफॉर्म रख के इजीली क्या कर सकते हैं? प्लास्टरिंग और पेंटिंग कर सकते हैं. मतलब नीडल्स को सपोर्ट दिया गया है. नीडल्स आर सपोर्टेड बाय स्ट्रट. नीडल्स को ऑलरेडी सपोर्ट दिया गया है स्ट्रट के थ्रू. ओके, तो स्ट्रट के थ्रू पूरे नीडल्स को सपोर्ट देके स्टैंडर्ड्स एंड पुटलॉक
उसके ऊपर डाल दिया है। ओके, नेक्स्ट स्कैफोल्डिंग इज स्टील स्कैफोल्डिंग। स्टील स्कैफोल्डिंग भी सेम है इसके जैसा। टिम्बर जो स्कैफोल्डिंग हमने देखा, ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग, सेम वैसा ही है, सिर्फ मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है वहाँ पे। जनरली जो ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग था तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, जनरली टिम्बर का मटेरियल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे स्टील स्कैफोल्डिंग में स्टील मटेरियल का यूज़ किया जाता है। A steel scaffolding is quite similar to timber scaffolding. Only difference is that material used in such scaffolding is steel tube instead of timber. Okay, so this is the main difference between timber scaffolding and steel scaffolding. So here scaffolding is over, scaffolding topic is over here, and let's start our next topic, formwork for concrete. So let's start with the definition of formwork. Now what is formwork? Formwork may be defined as complete system of temporary structure built to contain fresh concrete so as to perform it to the required shape and dimensions and to support it until it hardens sufficiently to become self-supporting. Formwork is also known as shuttering. The form for casting precast unit is called a mold. The part of formwork which consists of seating and its immediate supporting or shifting member is called form. The part of formwork which support the form, usually for a large structure, is called false work. So formwork is, what is formwork? What is the meaning of formwork? जैसे स्लैब कोई भी एक साइट का, कोई भी एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, बराबर है, प्लिंथ तक आ गए हैं, प्लिंथ के बाद अभी जैसे कॉलम, प्लिंथ तक हम क्या कर रहे हैं, कॉलम एंड बीम, और उसके ऊपर फिर स्लैब हम कास्ट कर रहे हैं, बराबर। तो कॉलम एंड बीम के लिए टेम्पररी स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे और उसमें डायरेक्टली फ्रेश कंक्रीट डालेंगे, तो वो टेम्पररी स्ट्रक्चर जो बिल्ड करते हैं वो स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली आसपास में क्या करेंगे, पूरा कंक्रीटिंग करने से पहले जैसे कॉलम के लिए आपने रेनफोर्स डाल दिए, रेनफोर्स डालने के बाद अब उसमें क्या करना पड़ेगा, कंक्रीट डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर कंक्रीट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कंक्रीट जो है वो डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। तो कंक्रीट डालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं ना। विदाउट सपोर्ट कैसे आप कंक्रीट डालेंगे, तो वो सपोर्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी रेनफोर्समेंट आपने डाले कॉलम और बीम और स्लैब के लिए, तो वो पूरे रेनफोर्स के आसपास क्या करेंगे, पूरे लकड़ी के तख्ते लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे फॉर्मवर्क। स्ट्रटिंग हम लगाएंगे आसपास में, जैसे आपको कॉलम बनाना है, कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चारों साइड से पूरे स्ट्रटिंग डालेंगे। मतलब स्ट्रटिंग का मतलब क्या है, फॉर्मवर्क का मतलब क्या है, लकड़ी के जो तख्ते आसपास सपोर्ट के लिए डालेंगे, उसके बाद फिर उसमें कंक्रीटिंग आप फिल कर सकते हैं, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मवर्क। जैसे बीम बनाना है तो बीम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी लकड़ी के पटिए हैं वो बॉटम में डालेंगे एंड आसपास में सपोर्ट देने के लिए आसपास में एंड बॉटम में लकड़ी के तख्ते डाल देंगे, तो उसको फॉर्मवर्क बोला जाता है। और ऊपर से डायरेक्टली कंक्रीट फिल करेंगे, राइट, ताकि पूरा जो कंक्रीट है वो नीचे ना गिर जाएगा, तो उसको बोलेंगे फॉर्मवर्क और शटरिंग, राइट।
It is also known as shuttering. So, necessity of formwork. To give required shape to the concrete. Next one, to ensure stability for dead and live loads such as loads of workmen, equipment, etc. Next one, to prevent exposure from direct sun rays or rainwater. Next one, to prevent loss of water. And last one is to ensure easy curing of concrete. Okay. Now next topic is types of formwork. There are three types of formwork. फर्स्ट इज टिम्बर फॉर्मवर्क. जैसे मैंने अभी आपको बताया फॉर्मवर्क अगर करना है कॉलम एंड बीम के लिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्या करते हैं हम जनरली कॉलम का अगर फॉर्मवर्क कॉलम का अगर पूरा कंक्रीटिंग डालना है कॉलम बनाने के लिए, तो हम आसपास में क्या करते हैं चारों साइड में पूरे लकड़ी के तख्ते, लकड़ी के पट्टी डाल के उसमें डायरेक्टली फिर कंक्रीट फिल करेंगे. तो वो क्या हो गया टिम्बर फॉर्मवर्क. फिर वैसा ही प्लाईवुड फॉर्मवर्क. एंड थर्ड टाइप क्या है स्टील फॉर्मवर्क. स्टील फॉर्मवर्क में स्टील मटेरियल का यूज़ करते हैं, राइट. फर्स्ट वन है टिम्बर फॉर्मवर्क. टिम्बर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड यूनिवर्सली adopted formwork material. It is cheaper, easily available, easily to fixed, impact resistance, easy to remove, can be used several number of times, can give large level surface and can be used to obtain any geometrical shape. Okay. क्या है टिम्बर फॉर्मवर्क. इजीली अवेलेबल है, इजीली अडोप्टेड फ्रॉम वर्क मटेरियल है, बराबर है, चीपर है, इजी टू फिक्स्ड है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, इजी टू रिमूव है, रिमूव भी आप इजीली कर सकते हैं, कैन बी यूज सर्वल numbers of times, can give large level surface and can be used to obtain any geometrical shape. So our next type is plywood formwork. Plywood sheets bond with synthetic resin adhesive are being widely used nowadays. The thickness of ply varies from 3 to 18 mm. And our last type of formwork is steel formwork. Steel formworks are commonly employed for big projects where the forms are to be repeatedly used. The steel form can be easily fabricated and do not require many adjustments as the units and standardized. Steel formworks smooth surface. Steel formworks give smooth surfaces and need very little finishing. These prove to be economical and are best suited for circular column and flat slab construction. Joints are used for wall-to-wall support and the steel beams are used for stiffening the plates. तो ये तीनों टाइप्स हो गए हैं फॉर्मवर्क के. Okay, now requirements of good formwork. Okay, it should be strong enough to resist. It should be strong enough to resist the weight of concrete workers and machinery. It should be rigid enough to retain its shape without any deflection or deformation beyond permissible limits. It should be economical compared to total cost of construction. जैसे मैंने अभी आपको बताया इजीली शेप में आप फॉर्मवर्क अगर फ्रेश कंक्रीट अगर डालना चाहते हैं तो इजीली शेप में क्या करेंगे फॉर्मवर्क को बना के उसमें डायरेक्टली कंक्रीट फिल कर सकते हैं. It should be economical compared to total cost of construction. It should be possible to use the formwork for more numbers of times. It should give smooth finished
It should give smooth finish and shape to concrete faces. It should be possible to erect and dismantle the formwork very easily. It should be easily and locally available. It should be easily possible to give the required geometrical shape to the form. Self-weight of formwork should be less. It should be possible to transport the formwork easily. Okay. Now next topic is procedure for removing other formwork. अभी जैसे आपने कॉलम के लिए ये देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ये जो डायग्राम है कॉलम के लिए अगर आपको पूरा फॉर्मवर्क लगाना है तो उसका डायग्राम दिखाया है, ठीक है। ये एल शेप कॉलम के लिए ऊपर से प्लान से कैसा दिखेगा फॉर्मवर्क। उसके बाद वुडन फॉर्मवर्क फॉर अ सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम के लिए उसका डायग्राम दिखाया है। ये उसका पूरा ऑक्टागोनल कॉलम के लिए प्लान दिखाया है, ठीक है। ये वुडन फॉर्मवर्क फॉर अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम सिंपल फुटिंग के लिए पूरा डायग्राम दिखाया है। ये है वुडन फॉर्मवर्क फॉर अ स्लोप कॉलम फुटिंग के लिए, स्लोप कॉलम फुटिंग के लिए पूरा फॉर्मवर्क कैसे करते हो उसका डायग्राम दिखाया है। दिस डायग्राम is formwork for rectangular beam. It is shows formwork for rectangular beam. rectangular beam के लिए formwork अगर लगाना है तो कैसा दिखेगा उसका पूरा सेक्शन दिखाया है, सेक्शन across beam उसके। और ओके तो लेट्स स्टार्ट how to remove, procedure for removing other formwork. All formwork should be removed without such shocks or vibrations as would damage the reinforced concrete. ऐसे रिमूव करना है जैसे कोई भी रेनफोर्स कंक्रीट को डैमेज नहीं होना चाहिए। ओके, बिफोर द soffit or struts are removed, the concrete surface should be exposed where necessary in order to ascertain that the concrete has sufficiently hardened. मतलब एक बार पूरा हार्ड होने के बाद ही क्या कर सकते हैं, पूरा फॉर्मवर्क को आप रिमूव कर सकते हैं। प्रॉपर प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अलाउ फॉर द डिक्रीज इन द रेट ऑफ हार्डनिंग दैट अकर्स विथ ऑल सीमेंट्स इन द कोल्ड वेदर। तो ये पूरा ये जो पॉइंट्स है वो पूरे ध्यान में रखने पड़ेंगे जब रिमूव करेंगे फॉर्मवर्क को, ठीक है। प्रोसीजर फॉर रिमूविंग अदर फॉर्मवर्क। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मवर्क का टॉपिक भी ख़त्म हो रहा है। ये मैंने डायग्राम्स अभी आपको दिखाए। वुडन फॉर्मवर्क फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम उसका प्लान भी बताया है, आइसोमेट्रिक व्यू भी दिखाया है। फॉर्मवर्क फॉर अ एल शेप्ड कॉलम उसका प्लान दिखाया है। वुडन फॉर्मवर्क फॉर अ सर्कुलर कॉलम प्लान और आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया है। वुडन फॉर्मवर्क फॉर एन ऑक्टागोनल कॉलम, तो ऑक्टागोनल कॉलम का पूरा प्लान दिखाया है। वुडन फॉर्मवर्क फॉर अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम सिंपल फुटिंग। वुडन फॉर्मवर्क फॉर अ स्लोप कॉलम फुटिंग। फॉर्मवर्क फॉर रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन, पूरा उसका सेक्शन दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे आपका थर्ड यूनिट ख़त्म हो रहा है और मेन जो 4 टॉपिक्स थे, स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, स्कैफोल्डिंग एंड फॉर्मवर्क्स, ये चारों टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। तो कल के सेशन से हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।